क्या तरीके हैं? एक तो होता है वेग, एक होता है मान, एक होता है आंतरिकी, और एक चीज होती है लैंगिकी। पहले इनका मतलब समझ लो, फिर आगे इनके बारे में बात करेंगे। देखो, वेगिका का मतलब है कितने वेग आए। ठीक है? तो वेग से मतलब कि वमन हुआ किसी को, तो कितनी बार उसको जो कहते हैं ना, जो जोर जो लगते हैं वो, कि वॉमिटिंग हो रही है और वॉमिटस बाहर आ रहा है, तो वो कितनी बार हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे यहाँ 4 लिखा है मान लो नंबर, तो आप सोचो कि 4 बार किसी को वॉमिटिंग हो रही है। मतलब ये है कि 4 बार जो वो द्रव्यों का ऊर्ध्वगमन होता है ना, ऊपर की तरफ आते हैं द्रव्य जो, कि वो 4 बार आएंगे। हो सकता है आप एक ही बार में बैठे उसी में 4 बार आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो एक वेग का मतलब है द्रव्य एक बार बाहर निकल गए, फिर आप रुक गए, फिर दोबारा द्रव्य बाहर निकलता है, वॉमिटिंग फिर होती है, उस तरह से। ठीक है? तो एक होते हैं पहले वेग, कि कितने वेग आए। दूसरी बात होती है मानिकी, जो आपको मैंने अभी बताया था, 1, 1.5, 2 प्लस। यहाँ गलत लिखा है ना, इस पे नहीं फोकस करोगे, यहाँ पे मान गलत लिखा हुआ है। तो मान यानी कितने द्रव्य बाहर निकले, वो हो गई मानिकी। तीसरा आंतरिकी। तो आंतरिकी क्या होती है? आपने देखा कि अगर वमन करा रहे हो आप, तो वमन में क्या दोषों के निकलने का क्रम है? पहले कफ निकलेगा, उसके बाद पित्त निकलेगा, और रात में लास्ट में वायु। और मैंने कहा वायु को निकालते नहीं है, वायु का संशमन कराते हैं। तो आप कब रुक जाते हो? कि जब पित्त निकल जाता है। कफ निकला, उसके बाद पित्त निकला, जैसे ही पित्त निकला आप रुक गए कि भाई ठीक है, हो गया वमन जितना कराना था। क्लियर? तो आंतकी क्या हो गई जैसे वमन में, तो पित्तांत वमन कराते हैं। इसी तरह जब विरेचन की बात करते हैं तो वहां पे पहले पित्त दोष निकलता है, उसके बाद कफ निकलता है, फिर वायु। तो वायु को तो निकलने नहीं देते हम रोक देंगे उसके पहले ही। तो यानी विरेचन जो कराते हैं वो कफांत कराते हैं। ठीक है ना? तो इसको बोलते हैं आंतिकी। और नेक्स्ट है लैंगिकी। लैंगिकी कहते हैं लक्षण। आगे चलकर मैं आपको श्लोक पढ़ाऊंगा अभी, जब चरक कल्प सिद्धि की बात करेंगे, कि सम्यक वमन हुआ हो तो क्या लक्षण आते हैं, सम्यक विरेचन हुआ हो तो क्या लक्षण आते हैं। तो उसको बोलते हैं हम लोग लैंगिकी। तो आपसे कोई पूछे अगर कि श्रेष्ठ क्या है, वेगिकी, मानिकी, आंतिकी या लैंगिकी, केवल आप किसी पर्सन को ये तय करना चाह रहे हो, डिसाइड करना चाह रहे हो कि इसको जो हमने चीजें कराई वो प्रॉपर हुई या नहीं हुई, तो बेस्ट है तय करने के लिए लैंगिकी। याद रखना, इसके आगे लिख लो श्रेष्ठ। ठीक है? तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आपको लगता है कि किसी व्यक्ति का बीपी जो है, ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक, कि जब 139 के ऊपर होगा तो हम कह देंगे कि हाँ उसको, वो मान लो हाइपरटेंसिव मान लो, आपको ऐसा पता है, आप पढ़ते हो। लेकिन किसी का बीपी सोच लेते हैं चलो 144 है, 144 है, और उसको कोई लक्षण नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना, कोई उसको कॉम्प्लिकेशन नहीं आ रहा, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको बीमार नहीं कहोगे। ठीक है? लेकिन अगर किसी का बीपी मान लो हो 136 ही हो, 138 ही हो एक बार को, और उसकी वजह से उसको सिम्टम्स आने लगे, वो कह रहा है कि मुझे तो हेडेक हो रहा है, ठीक है ना, और जैसे बीपी कम हो जाता है उससे वो ठीक महसूस करता है, तो इसका मतलब है उसका बीपी बढ़ा हुआ है। ठीक? तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बाकी चीजें लिखी हैं वो एक तरफ, लेकिन सबसे श्रेष्ठ होती है लैंगिकी। अगर लक्षण बता रहे हैं कि कोई कंडीशन है या नहीं है, तो उसको मानना चाहिए, ना कि बाकी चीजों को फॉलो करना है। ठीक है? तो याद रखोगे, तो श्रेष्ठ होती है लैंगिकी। बाकी वेगिकी, मानिकी, यांत्रिकी और लैंगिकी, इन चारों से हम पता करते हैं कि वमन हुआ सम्यक नहीं हुआ, विरेचन हुआ सम्यक नहीं हुआ। अब जैसे यहाँ वमन के वेग दे रखे हैं 4, 6, 8, वो याद कर लो चाहो तो, 4, 6 और 8 वेग। अवर शुद्धि में, मध्यम शुद्धि में और प्रवर शुद्धि में। ठीक है? फिर मानिकी है, वो याद कर लोगे। 1, 1.5, 2 प्रस्थ, ठीक लिख लेना, गलत दिखाया। 1, 1.5 और 2 प्रस्थ। आंतिकी सही लिखी है, पित्तांत कराते हैं वमन। लैंगिकी में एक श्लोक लिखा हुआ है, वैसे उन्होंने वाग्भट का, देखना चाहो मन है, आपको पूछा नहीं गया क्योंकि चरक पूछा है, मैं आगे पढ़ा दूंगा, आगे आ जाओगे। कुछ याद नहीं करना, आगे जो श्लोक है। ये भी सब आपको नहीं पढ़ना है, मैं आगे पढ़ाऊंगा इनको भी। विरेचन पे आ जाओ चलो। जैसे आपने वमन देखा, उसी तरह विरेचन लिखा हुआ है 2 या 3 पेज आगे। यहाँ भी देख पा रहे हो वेगी की। तो 10, 20, 30 वेग, ये वेग का नंबर आपको याद होना चाहिए, कि वमन में 4, 6, 8, और यहाँ 10, 20, 30। मान जस्ट डबल कर दोगे,
वहां एक डेढ़ दो था, तो यहाँ पर दो तीन चार हो जाएगा। वो भी आपको पता है, यहाँ भी गलत लिखा है, इसको सही कर लेना है। ये गलत लिखा है। और लास्ट आती है आंतिकी, तो कफांत। ये भी जानते हो, विरेचन होगा तो कफांत कराना है। क्लियर। आगे देखते हैं। ये देखोगे बेटा, संसर्जन क्रम, ये काफी जरूरी है, ध्यान से देखोगे। चलो पहले मुझे बता दो कि स्नेहन जब कराते हैं किसी व्यक्ति को, तो उसकी मैक्सिमम मर्यादा कितने दिन है? 7 दिन। सर 7 दिन। दिन। 7 दिन और सर। कम से कम? तो तीन 3 दिन। दिन 3 दिन सर। ठीक है। तीन। यदि 7 दिन में भी सम्यक स्नेहन के लक्षण नहीं मिलते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? सर उसको छोड़ के तो उसको छोड़ देंगे, दोबारा से कराएंगे। रीप्लानिंग करनी है। क्लियर। हाँ अगेन वी कैन डू ठीक है। ठीक है रविंद्र, ठीक है, चलो माइक ऑफ कर लो, अभी सुनो मेरी बात। अब नेक्स्ट चीज है बेटा, संसर्जन क्रम। ये क्या होता है कि आपने किसी को वमन विरेचन इस तरह की प्रोसेस कराई, उसके बाद एकदम से खाने के लिए उसको आप भारी या ठोस या कह लो गरिष्ठ भोजन वो नहीं देते। आप क्या करते हो, बहुत लाइट डाइट रखते हो उसके। तो वो विशिष्ट पथ्य व्यवस्था है, क्या क्या चीजें उसको देनी है। ठीक है। तो उसको बोला जाता है संसर्जन क्रम। तो इसकी मर्यादा भी कम से कम 3 दिन है, अधिक से अधिक 7 दिन है, जैसे स्नेहन में आपने देखा था। कम से कम 3 दिन, अधिक से अधिक 7 दिन। कैसे, तो हम समझेंगे अभी यहाँ। देखो तीनों के लिए दिया हुआ है यहाँ। प्रधान शुद्धि वाले के लिए क्या फॉलो करना है, फिर जिसकी मध्यम शुद्धि हुई है उसके लिए, और अवर शुद्धि वाले के लिए क्या क्रम रहेगा हमारा। ठीक है। एक तरफ दिन लिखे हुए हैं, आप देख पा रहे हो 7 डेज तक जा रहा है, 4 डे। और जो अवर शुद्धि है वो देखो यहाँ खत्म हो जाता है 3 दिन के अंदर। सामने थर्ड लिखा है, तृतीय दिवस। यहाँ वो टाइम खत्म हो जा रहा है। बीच में देखोगे मध्यम शुद्धि, ये तो 5वें दिन खत्म हो जा रहा है, इसके आगे कुछ नहीं है। और लास्ट दिन प्रधान शुद्धि के लिए यहाँ देख पा रहे हो। ठीक है। तो पहली बात, 3 5 और 7 दिन का टाइम है, किसके लिए? क्रमशः अवर मध्यम और प्रधान शुद्धि वालों के लिए, संसर्जन क्रम का। दूसरी बात पे आ जाते हैं। इसमें टोटल 4 चीजें हैं जिनका प्रयोग बताया हुआ है। क्या क्या है वो 4 चीजें? एक है पेया, एक विलेपी, एक यूष, और एक है मांसरस। तो आपको याद रखना है, 4 चीजें खिलानी है, 3 5 या 7 दिन खिलानी है। कौन सी 4 चीजें हैं, उनका क्रम भी याद होना चाहिए। पहले पेया है, फिर विलेपी, यूष, और फिर मांसरस। ठीक है। आगे देखिए, समझ लेना बेटा, ये गड़बड़ हो जाती है वरना। आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रधान शुद्धि में कुल कितने अन्न काल हैं। प्रधान शुद्धि में कितने अन्न काल हैं, या मध्यम शुद्धि में कितने अन्न काल हैं, ऐसा करके। तो कैसे निकालना होता है? तो एक नंबर चाहो तो ऊपर लिख लो। प्रधान शुद्धि के सामने लिख लो 3, मध्यम शुद्धि के 2, और अवर शुद्धि के 1। इसका मतलब यह है कि प्रधान शुद्धि में प्रत्येक जो खाने के लिए द्रव्य है, वो 3 बार खाना है एक द्रव्य। जैसे पेया है पहला द्रव्य, तो पेय को 3 बार लेना है। कब कब? कि आज सुबह मान लो विरेचन कराया है किसी व्यक्ति का, या वमन कराया है, तो आज शाम से उसका संसर्जन क्रम शुरू होगा। अन्न काल 2 मानोगे, मतलब सुबह और शाम 2 बार खाना है ना। तो आज शाम से मैंने कहा शुरू करना है, तो आज शाम को पेया देंगे। देख सकते हैं लिखा हुआ है सायोकाल के सामने पेया। ये नंबर लिख लेना, 1 2 3। तो सायोकाल पेया, अगले दिन सुबह फिर पेया, शाम को तो फिर पेया। तो मैंने कहा कि एक चीज को 3 बार खिलाना है, तो इसके 3 नंबर पूरे हो गए पेया के। किसी को डाउट है इसमें, बोलते रहना जहां समझ में ना आए। ठीक है। फिर उससे अगला दिन आ जाएगा, तो देख लो फिर सुबह शाम विलेपी दी, फिर उससे अगले दिन सुबह विलेपी दी। तो इस तरह ही समझना है आपको, एक चीज को 3 बार देना है। पहले पेया दी 3 बार, जो 3 अनकाल पड़ेंगे। आज शाम से शुरू करना है जिस दिन वमन या विरेचन कराया है। तो इस पूरी प्रोसेस को होने में 7 दिन का टाइम लग जाता है। तो आपसे सवाल पूछेगा कि प्रधान शुद्धि में कुल कितने दिन का समय लगता है, या फिर कुल कितने अनकाल का है। तो कितने अनकाल हुए बताएगा कोई मुझे प्रधान शुद्धि में?
12 अंक। 12। सर 12। क्लियर है सबको कैसे निकाले? कि चार चीजें हैं, तीन तीन बार खिलानी है, तो चार दिया 12। ठीक है। अगर मध्यम शुद्धि पूछूं उसमें कितने होंगे अंकाल? 8। 6। सर 8। 8 होंगे बेटा, है ना। 4 × 2 8। और हीन शुद्धि में 4। 4। चार ही। हाँ है ना, चार ही होंगे, हर चीज को एक ही बार खिला रहे हैं। इसमें किसी को डाउट है? सर 5 नहीं होंगे क्या, सामान्य भोजन को नहीं ऐड करोगे? नहीं नहीं बेटा, जो चार चीजें हैं इनको ऐड करना है। इन्हीं के रेफरेंस में बात कर रहे हो कि इनको लेके कितने अंकाल होते हैं। बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब सुन लो दूसरी बात, इसमें एक और है। क्या है? कि प्रधान शुद्धि अगर आप देख रहे हो, शुरू तीन लिखी है पेया, उसके बाद देखो तीन लिखी है विलेपी, फिर एक नई चीज आ जाती है, अकृत और कृत। आकृत का मतलब है कि आपने उसको स्नेह के साथ सिद्ध नहीं किया है, आपने मसाले नहीं डाले हैं। ठीक है, मतलब जो कहते हैं ना रोगियों के लिए जो बनाते हैं चीजें, कि बहुत प्लेन बनाई जाती है, सिंपल बनाई जाती है, कि उसमें ना तो स्नेह होता है ना ये मिर्च मसाले होते हैं, तो उस तरह से बनी हुई चीज कहलाती है आकृत। आकृत। और कृत का मतलब है ये सारी चीजें आपने डाल दी, कि काम कर दिया आपने इनमें जो करना था बाकी उस तरह। तो कृत और आकृत दो चीजें हैं। ठीक है, तो आकृत से शुरू करना है, और कृत मैंने कहा कि भाई उसमें स्नेह वगैरह है तो वो बाद में देते हैं। ठीक, तो आप यहां देख पा रहे हो, लिखा है अक्रत्यूष। ठीक है, उसके बाद कृत्यूष कृत्यूष। इसी तरह अकृत मानसरस, फिर कृतमानसरस कृतमानसरस। यानी कि एक अनकाल रखना है लास्ट वाली दो चीजों का, यूष और मानसरस में। पहला अनकाल रखेंगे आकृत के लिए, बाकी दोनों जो है वो रखेंगे कृत के लिए। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं अभी कि प्रधान शुद्धि में कृत यूष कुल कितने अनकाल देना है, क्या आंसर लगाओगे? 2। 2 अंक। तो अगर पूछूं यूष कितने अनकाल देना है? 3 सर। 3। 3। 3 अंक। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज पे आ जाओ। तो प्रधान शुद्धि सर में एक तो बार दोबारा बता दीजिए। बेटा जो यूश और मांस रस है ना, उसमें ऐसा कर दिया, एक अनकाल रख दिया अकृत वालों का, कि एक बार अकृत यूश, इसी तरह एक बार अकृत मांस रस देते हैं। आकृत का मतलब है कि जहां आप बहुत सिंपल चीज बना रहे हो, मिर्च मसाले घी वगैरह कुछ भी नहीं डाल रहे हो उसके अंदर, उसको बोलते हैं आकृत। और कृत का मतलब होता है कि सब चीजें बढ़िया से जैसे घर में बनाते हैं, चीजें छोंक के अच्छे से, है ना, घी वगैरह के साथ, उस तरह बनाना। ठीक है, तो दोनों का एक एक अनकाल जो है ना, वो आकृत का रख दिया, बाकी जो बचे तीन में से दो वो कृत के रख दिए। दो अनकाल में कृतयुष, इसी तरह दो अनकाल में कृत मांसरस दे रहे हैं, लेकिन एक एक अनकाल अकृत के लिए रख दिया, अकृतयुष अकृत मांसरस। क्लियर है? ठीक है सर। अब आगे देखो, मध्यम थैंक यू शुद्ध। सर। वेलकम बेटा, अब आगे देखोगे मध्यम शुद्धि। मध्यम शुद्धि में क्या है, अब की बार तो दो ही दो अंकाल है हर एक चीज के, तो यहाँ कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि भाई कितने कृत होंगे कितने अकृत होंगे। सिंपल सी बात है, एक होगा अकृत का और एक होगा कृत का। यहाँ देख पा रहे हो जैसे अकृतयुष फिर कृतयुष, अकृत मांसरस फिर नीचे कृत मांसरस। बात क्लियर है? यहाँ तो इजी है। अच्छा, मध्यम शुद्धि में यहाँ करेक्शन कर लेना है, गलत कर दिया इन्होंने, कि पेया पेया पेया। यहाँ क्या होना चाहिए थर्ड नंबर पे? विलेपी। विलेपी। ठीक है ना, तो ये ठीक कर लोगे, यहाँ विलेपी होगा बेटा, गलती से यहाँ पेया कर रखा है, तो इसको विलेपी कर दोगे। यहाँ दो दो अनकाल हर चीज रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं अवर शुद्धि के ऊपर। अवर शुद्धि में देख रहे हो, पेया, विलेपी, कृत अकृत यूष, कृत अकृत मांसरस। कृत अकृत का मतलब है कि वो कृत वाले की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कृत है, चाहो तो कृत करके याद कर लेना, कृत अकृत की जगह। तो ये क्या लिखा हुआ है अगर समझाना चाहूं मैं आपको, ये बात चल रही है, ये जो लिख दिया कृत अकृत एक साथ, कि मान लो एक नॉनवेज खाने वाला व्यक्ति एक वेज खाने वाला व्यक्ति है। ठीक है, तो अगर मैं मान लो चिकन का सूप है और उसके अंदर कैबेज डाल दूं, गोभी डाल दूं मान लो, तो वो नॉनवेज हो गया या वेज हो गया, बताओ मुझे। नॉन वेज ही रहेगा। नॉनवेज ही हो गया ना। नॉन वेज ही हाँ, रहेगा। तो बस वही बात कह रहे हैं कि उन दोनों को मिला दिया, मतलब एक साथ लिख के मतलब ये हो गया कि कृत अकृत। तो मतलब ये हो फाइनल इसका कि अब आप मतलब कृत दे सकते हो, इसको कृत करके ही याद रखो।
या फिर कृत अकृत लिख दिया तब भी वही बात है, कृत करके याद रखना है। कोई डाउट अभी इसमें किसी को? नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको फिर समराइज कर रहा हूँ शॉर्ट में जल्दी से। तो संसर्जन क्रम क्यों होता है? अग्नि और प्राणों की रक्षा के लिए, पहले आपको बताया होगा, अग्नि और प्राणों के लिए संसर्जन क्रम यूज करते हैं। ठीक है। टोटल चार चीजें हैं, कौन सी चार चीजें? पेया, विलेपी, यूष और मांसरस। पेया, विलेपी, यूष और मांसरस। प्रधान शुद्धि में प्रत्येक को 3 अनकाल देना है, मध्यम शुद्धि में 2 और अवर शुद्धि में 1 अनकाल। प्रधान शुद्धि की अगर बात करें तो यहाँ पर कृत अकृत का भी कॉन्सेप्ट है। तो अकृत वाली चीजें एक टाइम देनी है और कृत वाली 2 टाइम देनी है। जब मध्यम शुद्धि की बात करेंगे तो कृत अकृत दोनों एक एक टाइम देनी है। ठीक है। अवर शुद्धि की जब बात करेंगे तो वहां पर कृत से ही मतलब लेना है आपको, अकृत वाली बात ही नहीं है। तो चाहे वहां पर यूश की बात हो चाहे मांस रस की, तो कृत ही देते हैं, जिसके लिए शब्द लिखा हुआ है कृत अकृत करके, उसका मतलब है कृत। टोटल अनकाल की बात कर रहे थे, तो प्रधान शुद्धि में क्योंकि प्रत्येक चीज 3 बार है, 4 चीजें हैं टोटल, तो 4 × 12। मध्यम वाले में 4 चीजें 2 टाइम, 4 × 2 = 8। और अवर शुद्धि में 4 चीजें प्रत्येक एक बार देनी है, तो 4 × 4 1 अनकाल है। दिन की बात भी हो गई, 7 दिन लगेंगे प्रधान शुद्धि में, मध्यम शुद्धि में 5 और अवर शुद्धि में 3 दिन। आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट आती है बेटा बस्ती। तो बस्ती, चरक, वाग्भट। चरक की बात तो करनी है हमें कि इन्होंने बस्ती 3 प्रकार की बताई है। स्नेह बस्ती, निरूह बस्ती और उत्तर बस्ती को अलग से रख दिया। ठीक है ना? तो स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्ती भी लिख सकते हो चाहो तो ब्रैकेट में। निरूह बस्ती या आस्थापन बस्ती एक ही बात होती है। तो स्नेह, निरूह और उत्तर बस्ती। सुश्रुत वाली बात नहीं करेंगे क्योंकि पूछी नहीं है आपके यहाँ। नेक्स्ट आ जाओगे। जितने भी पर्याय आपको मिलेंगे तो वो सब निरूह बस्ती के लिए आए हैं, अनुवासन के लिए पर्याय नहीं आए हैं। तो देख लोगे, याद करना चाहो तो आस्थापन, रूक्ष, लेखन, शोधन, मधु तैलिक बस्ती, सिद्ध बस्ती, यापन बस्ती और युक्त रथ बस्ती, ये सब निरूह बस्ती के पर्याय हैं या उनके टाइप हैं, जो भी कहना चाहो। आस्थापन, रूक्ष, लेखन, शोधन, मधु तैलिक, सिद्ध, यापन और युक्त रथ बस्ती। ये बस्तियां शिशुओं और वृद्धों के लिए हितकर हैं, ये भी ध्यान रखोगे, इस पे सवाल बनाता है कि शिशु और वृद्ध दोनों के लिए हितकर हैं निरूह बस्ती। पीछे आपको मैंने एक योग पढ़ाया होगा, आंचल, रसायन में एक रसायन पढ़ाया आपको, वो शिशुओं के लिए और वृद्धों के लिए। तो शिशु और वृद्ध उनके अंगों को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से लाभकारी कहा गया है। कौन सा है? सर नागबला। कौन बताना चाहेगा? च्यवनप्राश। देवांगी। देवांगी सही बता रही है, च्यवनप्राश। ठीक है, वहां पर आया है शिशु और वृद्धों के अंगों को बढ़ाने के लिए। ठीक है, लिख लेना चाहे तो यही ब्रैकेट में ऑल्सो च्यवनप्राश, ऐसा कि अंगों को बढ़ाने के लिए, ऐसा लिख के कि शिशु वृद्धों के अंगों को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश। खैर, निरूह बस्ती की उत्तम मात्रा यानी मैक्सिमम कितना उसको यूज करना है, तो 24 पल की मात्रा लिखी है, 24 पल। प्रसरत में करोगे तो 12 प्रतिशत हो जाएगी, तो याद रखना 24 पल या 12 प्रतिशत निरूह बस्ती की उत्तम मात्रा, ये मैक्सिमम मात्रा है। निरूह बस्ती का प्रत्यागमन काल 1 मुहूर्त। 1 मुहूर्त में निरूह बस्ती वापस आ जाती है। ठीक है, ये रुकती नहीं है ज्यादा टाइम, याद रखना 1 मुहूर्त के अंदर वापस आ जाती है। 1 मुहूर्त लगभग कितना समय होता है? 48 मिनट। 48 मिनट। ठीक है, तो लगभग 48 मिनट का 1 मुहूर्त है। तो निरूह के बाद 30 मात्रा तक प्रतीक्षा करनी है कि निरूह बस्ती दे दी और 30 तक मतलब पेशेंट को कहेंगे वैसे ही रुका रहे, मतलब तो 30 मात्रा तक प्रतीक्षा करनी है। ऐसे 2-3 सवाल आते हैं मात्रा के ऊपर। एक तो ये 30 मात्रा तक प्रतीक्षा करते हैं। एक सवाल ऐसे आता है कि बस्ती देने में कुल कितना समय लगता है, तो वो भी 30 मात्रा का ही है। आप जो बस्ती पुटक को दबाते हो बस्ती देने के लिए मतलब, तो वो भी 30 मात्रा का ही समय लगता है, तो याद रखना उसको भी। तो निरूह के बाद 30 मात्रा तक प्रतीक्षा करनी है, इसके पश्चात खड़े होने के लिए कहें। अनुवासन के बाद 100 मात्रा तक, यही टाइम जो है जो निरूह में 30 मात्रा तक प्रतीक्षा करा रहे हैं, अनुवासन बस्ती देने के बाद 30 के बदले 100 का टाइम हो जाएगा, 100 मात्रा। इतने तक उत्तान शयन करें, मतलब वही वेटिंग पीरियड 100 मात्रा।
नेक्स्ट देख रहे हो बस्ती द्रव्य कैसे तैयार करते हैं। उनका क्रम लिखा है, ये बिल्कुल आपको रटा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले मधु और सैंधव, यानी मधु और लवण, इनको मिलाते हैं एक साथ। उसके बाद स्नेह, फिर कल्क, फिर क्वाथ, और लास्ट में प्रक्षेप द्रव्य। ये क्रम बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आप लोग को। ठीक है। यही चाहो तो एक पॉइंट लिख लो। वो ऐसा पूछा था, क्वेश्चन पीछे आया था कि इनमें से किसने सिरावेद को पंचकर्म में लिखा है। तो आचार्य सुश्रुत, तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो नस्य या शिरोविरेचन की जगह उन्होंने सिरा मोक्षण या रत मोक्षण को ऐड कर लिया है पंचकर्म के अंदर। तो वो बात भी याद रखोगे। ये क्रम सबको याद करना है। मधु सैंधव, फिर स्नेह, कल्प, क्वाथ, और लास्ट में प्रक्षेप द्रव्य होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, निरूह बस्ती में क्वाथ की मात्रा कितनी होती है। तो कह रहे हैं 5 भाग। निरूह बस्ती में क्वाथ की मात्रा तो 5 भाग। और स्नेह की मात्रा कितनी होती है, क्रमशः दोषों के अनुसार लिखा है कि वातिक, पैत्तिक और कफज कंडीशन में। वात है तो 1/4 भाग, पित्त में 1/6, और कफ में 1/8। याद करने के लिए समझ सकते हो कि वात है तो वहां पर स्नेह का ज्यादा यूज होगा, है ना, तो ज्यादा स्नेह यूज कर रहे हैं 1/4 भाग। पित्त है तो कम थोड़ा सा 1/6। कफ है तो और भी कम स्नेह यूज करना है, 1/8 भाग। क्लियर। तो 1/4, 1/6, 1/8। और क्वाथ की मात्रा 5 भाग। अब ये चक्रपाणी काफी जरूरी है, इसको भी ध्यान से देख लेना। तो उन्होंने बस्ती के अंदर द्रव्य बता रखे हैं, देखो यहाँ पर कि स्नेह कितना लेना है, मधु, क्वाथ, कल्क, और आवाप या प्रक्षेप द्रव्य। टोटल मात्रा आपको पता है निरूह बस्ती की कि 24 पल की मात्रा या 12 प्रतिशत की होती है, मैक्सिमम मात्रा निरूह बस्ती की। ठीक है। फिर ऊपर दोष लिखे हुए हैं, वात, पित्त और कफ दोष। दोष कोई भी है, मात्रा मैक्सिमम वही रहनी है, 24 पल। ठीक है। तो कैसे वो एडजस्टमेंट होता है वो इन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो कॉमन वाली चीज देखो, क्वाथ की मात्रा चाहे वात हो, चाहे पित्तज रोग हो, चाहे कफज, इक्वल है 10 पल। ठीक है। इसी तरह कल्क की मात्रा भी सब में इक्वल है, 2-2 पल। तो पहले तो इनको समझ लो। दूसरी बात आती है स्नेह और मधु की, जो ऊपर के दोनों पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो देखो, स्नेह ज्यादा डलेगा वातिक रोगों के अंदर, और मधु ज्यादा डलेगा कफज रोगों के अंदर। मधु कफ को नष्ट करता है। हम लोग बात करते हैं कि प्रमेह अध्याय जो है, वहां जितने भी योग आए हैं प्रमेह के अंदर, चरक के अंदर, उन सब का अनुपान मधु ही होता है। क्योंकि मधु कैसा है, कषाय और मधुर। तो मेनली कषाय है वो, तो कफ का शमन करता है कषाय होने से। छेदन प्रॉपर्टी होती है, कफ को तोड़ के निकालता है बाहर। क्लियर। तो कफ जो है उसके लिए मधु जो है शत्रु है, मतलब कफ का। तो यहाँ देख पा रहे हो कफज व्याधियों के अंदर मधु 6 पल की मात्रा में है, जबकि वातिक व्याधियों में स्नेह की मात्रा देख पा रहे हो, वो 6 पल है। ठीक है ना। तो दोनों बिल्कुल उल्टे हो जाते हैं। तो स्नेह कफज रोगों में बहुत कम है, 3 पल। और इसी तरह मधु देख पा रहे हो वातिक रोगों में 3 पल है ना, उसका ज्यादा रोल नहीं है वातिक रोगों के अंदर। पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो। वैसे बताया होगा मैंने आपको कि मधु का दोषों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है आचार्य चरक के अनुसार, कौन बताएगा। वात पित्त कफ पे क्या इम्पैक्ट है उसका। काफी तार श्लेष्म पितराणाम। ठीक है। अब है सही बात, श्लेष्मा और पित्त को हरने वाला होता है, और वात को बढ़ाने वाला होता है। ये सवाल आ चुका है एग्जाम में, याद रखना इस बात को। वात को बढ़ाता है मधु, तो इसीलिए वातिक रोगों में देख रहे हो मात्रा कम कर दी उसकी, तुरंत 3 पल कर दी। ठीक है ना। तो स्नेह और मधु जस्ट उल्टे हैं, आपको इतना याद रखना है। तो स्नेह सबसे ज्यादा होगा वातिक रोगों में 6 पल, पैत्तिक में 4, कफज में 3। इसका उल्टा कर दो तो मधु की मात्रा आ जाएगी 3, 4 और 6 पल। और लास्ट में आवाब या प्रक्षेप की मात्रा लिखी हुई है, तो वो वात और कफ के लिए इक्वल है, 3-3 पल। पित्त के लिए वो ही मात्रा है जो ऊपर स्नेह और मधु में भी है। यहाँ देखो ध्यान से, ऊपर भी 4 है और यहाँ भी देखो 4 ही है। तो ईजी हो जाता है कि पित्त में सब चीजें 4 हैं। ठीक है, चाहे स्नेह हो, चाहे मधु हो, चाहे आवाप हो। उसके बाद आपके लिए इजी है वात और कफ के अंदर स्नेह और मधु की मात्रा तय करना। तो देख लेना कुल मिला के, तो 24-24 पल हो जाती है वात पित्त कफ तीनों के लिए, जो मात्रा है मैक्सिमम। नेक्स्ट आ जाएंगे। अभी जो पॉइंट देखा उससे भी ज्यादा पॉइंट ये जरूरी ये वाला है बेटा, जो यहाँ लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए आपको, समझा हुआ और रटा हुआ दोनों बातें।
तो आयु के अनुसार निरूह बस्ती की मात्रा बता रखी है। मैक्सिमम तो 24 पल है, जो ये देख पा रहे हो आप, लेकिन आयु के अनुसार ये मात्रा बदलती है। देखते हैं। जब बच्चे की आयु 1 वर्ष है तो मात्रा भी 1 पल है। इसी तरह बढ़ती चली जाती है, 2 वर्ष 2 पल, 3 वर्ष 3 पल, ऐसा ही चलेगा 12 वर्ष तक। तो देखो यहां देख पा रहे हो 12 वर्ष और 12 पल। लेकिन इसके बाद से अब एक एक का गैप आना शुरू हो जाएगा। तो 13 वर्ष पे 13 पल नहीं है, 13 वर्ष पे 14 पल है। ठीक है ना। फिर इसी तरह 14 वर्ष पे कितनी हो जाएगी, 14 के बाद 15 आना चाहिए था ना, 15 नहीं है 16 है, मतलब वो एक का गैप लेके चलना है। फिर 15 वर्ष पे 17 का गैप कर दो 18, 16 पे 19 नहीं है 20 है। क्लियर। तो ऐसे ही बढ़ेगी, 18 वर्ष में मात्रा आ जाएगी निकल के हमारी 24 पल। और आप जानते हो कि इसके आगे तो हमें जाना नहीं है, ये तो मैक्सिमम मात्रा है 24 पल की। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जाके मैक्सिमम मात्रा हम अचीव कर लेते हैं। तो 18 वर्ष, ऐसा याद कर सकते हो कि एडल्ट जो होते हैं 18 वर्ष के होते हैं, है ना। वोट देने का अधिकार आपका 18 वर्ष का है। तो उस तरह ही सोच लो, तो वो मैक्सिमम चीज है मतलब। तो 24 पल की मात्रा वहां आ जाती है हमारी 18 वर्ष पे। अब 18 से लेके 70 वर्ष तक ये मात्रा स्थिर रहने वाली है 24 पल, ना बढ़ेगी ना घटेगी। ठीक है। तो 18 वर्ष से लेके 70 वर्ष तक मात्रा इतनी ही रहने वाली है। फिर इसके बाद 70 वर्ष के बाद, क्योंकि हमारा बल धीरे धीरे कम होने लगता है एक आयु पहुंचने के बाद, तो फिर क्या कर रहे हैं, 70 से अधिक के व्यक्तियों में कह रहे हैं 16 वर्ष के समान मात्रा कर देनी है, यानी 20 पल। तो तीन चार बातें बहुत जरूरी हैं बेटा, उन पे फोकस करते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। तो क्या है, पहला, जितने वर्ष की आयु उतने पल की मात्रा। लेकिन ये बात कहाँ बदल जाएगी, जब हम 13 वर्ष पे आ जाएंगे। 13 वर्ष पे 14 पल की मात्रा है। तो यहां से वो एक एक का गैप जनरेट हो जाएगा। ठीक। इस तरह हम देखेंगे जाके, तो 18 वर्ष में मात्रा हो जाती है 24 पल। 18 वर्ष पे 24 पल की मात्रा आ जाती है। अब ये 24 पल की मात्रा चलेगी 70 वर्ष तक। 70 के बाद मात्रा रखनी है 16 वर्ष के समान। तो आपको याद हो सीधा तो और अच्छी बात है। तो 16 वर्ष पे 20 पल की मात्रा है, और यही मात्रा 70 वर्ष के बाद कंटिन्यू रहने वाली है। ठीक है। तो ये पॉइंट्स बिल्कुल याद होने चाहिए आपको। कोई डाउट किसी को इसमें जो समझाया मैंने? नहीं। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है बेटा बस्ती नेत्र का प्रमाण। तो फिलहाल तो इसको रटोगे ही, इसमें तो कुछ है ही नहीं और रटना ही है। तो बस्ती नेत्र जो होता है, मतलब कह रहे हो वो ट्यूब जो है, मतलब वो कितनी लंबी है आयु के अनुसार। और आगे लिखा हुआ है उसके अग्रभाग में छिद्र कितना बड़ा होता है, जहां से बस्ती द्रव्य निकलते हैं बॉडी में जाते हैं, वो छिद्र का साइज कितना है। तो 6 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष पे क्रमशः 6, 8 और 12 अंगुल। 6 वर्ष पे 6 अंगुल, 12 वर्ष 8 अंगुल, 20 वर्ष पे 12 अंगुल। छिद्र का प्रमाण मुदक के समान, फिर सतीन यानी मटर के समान कह रहे हैं, फिर करकंदू यानी बेर की वैरायटी है उसके समान। ठीक है। चाहो तो मस्का याद कर लो, बन मस्का होता है ना, जैसे मक्खन जो लगाते हैं मस्का बोल देते हैं उसको। ठीक है। माँ से मुदक, सा से सतीन और का से करकंदू, ऐसा छिद्र का प्रमाण। मुदक, सतीन, करकंदू। 6 वर्ष, 12 वर्ष और 20 वर्ष, 6 अंगुल, 8 अंगुल और 12 अंगुल, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। आपको सिर्फ चरक कहा है उसने। जब मिनिमम बात हो तो उसको हमेशा कंप्लीट करना चाहिए। ठीक है। तो इसको जरा याद करो, ब्रेक के बाद थोड़ा समझाना है इसमें मुझे कुछ आपको, है ना, और अगले पॉइंट्स देखने हैं। तब तक जो पढ़ा उसको रिवाइज करो। 10 मिनट्स वापस आएंगे, कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।